सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष जो हैं हिंदी विषय से जो भी छात्र या छात्रा शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या है? हरप्रसाद शास्त्री ने किन्हें जो है पंचदेवोपासक माना है? अमीर खुसरो को माना है, या फिर विद्यापति को माना है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी को माना है, या फिर कबीर दास को माना है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने जो है विद्यापति को पंचदेवोपासक माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद करने वाला हिंदी का प्रथम कवि है? भुवाल है, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन है, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर पृथ्वीचंद हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद करने वाला हिंदी का प्रथम कवि जो है भुवाल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह कथन जो है किस रचना के संबंध में कही गई है? रामचरितमानस के संबंध में कही गई है, या फिर पृथ्वीराज रासों के संबंध में कही गई है, या फिर कुरुक्षेत्र के संबंध में कही गई है, या फिर अंधा युग के संबंध में कही गई है? तो यह कथन जो है पृथ्वीराज रासों के संबंध में कही गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की रचना है। तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है बच्चन सिंह के द्वारा पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कालक्रम का क्रम कौन सा सही है उसे हमें बताना है। तो सर्वप्रथम जो है कालक्रम की दृष्टि से कौन आएंगे? कबीर आएंगे, या फिर सूरदास आएंगे, या फिर तुलसीदास आएंगे, या फिर जायसी आएंगे? तो कालक्रम की दृष्टि से सर्वप्रथम जो है कबीर आएंगे। कबीर का जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए, बी और डी में कबीर है, ऑप्शन सी में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है सूरदास आएंगे। सूरदास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है, सी डी में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है कालक्रम की दृष्टि से मलिक मोहम्मद जायसी आएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है 1492 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है तुलसीदास का जन्म हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था। इसलिए कालक्रम की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। हिंदी कहानी की बृहतई के लेखक इनमें से कौन नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है हिंदी कहानी की बृहतई के लेखक नहीं है? मुंशी प्रेमचंद नहीं है, या फिर सुदर्शन नहीं है, या फिर कौशिक नहीं है, या फिर जैनेन्द्र नहीं है? तो हिंदी कहानी की बृहतई के जो लेखक है वह है मुंशी प्रेमचंद है, सुदर्शन है और कौशिक है, जबकि जैनेन्द्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। मैं वक्त के सामने हूँ किसका काव्य संग्रह है? बताइए आप लोग, मैं वक्त के सामने हूँ किसका काव्य संग्रह है? गिरिजा कुमार माथुर का है, या फिर केदारनाथ सिंह का है, या फिर गिरिराज किशोर का है, या फिर कैलाश वाजपेयी का है? तो बताइए आप लोग जो है मैं वक्त के सामने हूँ किसका काव्य संग्रह है? तो यह काव्य संग्रह गिरिजा कुमार माथुर का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के सामने हूँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गिरिजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस सन में मिला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी किसका उपन्यास है? बताइए आप लोग, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी किसका उपन्यास है? नासिरा शर्मा का है, या फिर लीलाधर जगूड़ी का है, या फिर शरद पगारे का है, या फिर ममता कालिया का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी जो है शरद पगारे का उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। टोकरी में दिगंत
किसकी रचना है? बताइए आप लोग। टोकरी में दिगंत जो है किसकी कविता है? अनामिका की है, या फिर दया प्रकाश सिंह की है, या फिर नंद किशोर आचार्य की है, या फिर रमेश कुंतल मेघ की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, टोकरी में दिगंत कविता जो है किसका है? अनामिका का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है? रामकुमार वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को, निराला को, या फिर जयशंकर प्रसाद को? तो ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर जयशंकर प्रसाद को पलायनवादी घोषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। सन 1995 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? अशोक वाजपेयी को मिला था, या फिर कुंवर नारायण को मिला था, या फिर निर्मल वर्मा को मिला था, या फिर विनोद कुमार शुक्ल को मिला था? तो सन 1995 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कुंवर नारायण को मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस रचना पर मिला था? कोई दूसरा नहीं, कविता संग्रह पर मिला हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। खुले गगन के सितारे उपन्यास की लेखिका हैं? बताइए आप लोग। खुले गगन के सितारे जो है किसका उपन्यास है? मधु कांकरिया का उपन्यास है, या फिर मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास है, या फिर कृष्णा सोबती का उपन्यास है, या फिर उषा प्रेमदा का उपन्यास है? तो खुले गगन के सितारे किसका उपन्यास है? तो यह है मधु कांकरिया का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? बताइए आप लोग। इनमें से कौन सा एक शब्द जो है तद्भव है? तंबुलिका है, या फिर घट है, या फिर कपाट है, या फिर मंजीठ है? तो मंजीठ जो है तद्भव शब्द है। इसका जो है तत्सम होगा वह होगा मजिष्ठ, जबकि कपाट का जो तद्भव होगा वह होगा किवाड़, और तंबुलिका का जो तद्भव होगा, बताइए आप लोग। तंबुलिका का तद्भव जो होगा वह होगा तमोली, जबकि घट का जो तद्भव होगा वह होगा घड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? बताइए आप लोग। उपानह शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? पनही का है, या फिर जोर का है, या फिर जादू का है, या फिर ज्येष्ठ का है? तो उपानह जो शब्द है यह जो है पनही का पर्यायवाची है, यानी कि जूता का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृत पैंगलम किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? बताइए आप लोग। जो है प्राकृत पैंगलम जो है किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? काव्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, या फिर छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, या फिर नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है, या फिर अलंकार से संबंधित ग्रंथ है? तो प्राकृत पैंगलम जो है छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रतीयमान अर्थ के बारे में किस आचार्य ने विचार किया है? भट्टनायक ने, अभिनवगुप्त ने, क्षेमेंद्र ने, या फिर आनंदवर्धन ने? तो प्रतीयमान अर्थ के बारे में किस आचार्य ने विचार किया है? आनंदवर्धन ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। झंडे की इज्जत में किसकी कविता है? रामधारी सिंह दिनकर की है, सोहन लाल द्विवेदी की है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, झंडे की इज्जत में किसकी कविता है? तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण जो कविता है वह है झांसी की रानी, जलियांवाला बाग। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कुमकुम है, अपलक है, या फिर रश्मिरेखा है, या फिर क्वाश है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? वह है कुमकुम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन को किसने आत्मविश्लेषण का कवि कहा है? बताइए आप लोग।
वासुदेव सिंह त्रिलोचन को किसने जो है आत्मविश्लेषण का कवि कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर रामविलास शर्मा ने कहा है, या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है, या फिर बच्चन सिंह ने कहा है? बच्चन सिंह ने वासुदेव त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वासुदेव सिंह त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कमानी के किस सर्ग से है? बताइए आप लोग, यह पंक्ति जो है कमानी के किस सर्ग से ली गई है? श्रद्धा से लिया गया है, आशा से लिया गया है, लज्जा से लिया गया है, या फिर आनंद से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है कमानी के लज्जा सर्ग से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कमानी किसकी रचना है? तो कमानी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। कमानी में कुल 15 सर्ग हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? बताइए आप लोग, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? 9 वेदांत है, या फिर योग वशिष्ठ है, या फिर वेदांत है, या फिर हठ योग है? राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत जो है 9 वेदांत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो यह जो है निराला की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है। शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि किसने कहा था? मुक्तिबोध ने कहा था, नामवर सिंह ने कहा था, मलयज ने कहा था, या फिर प्रभाकर माचवे ने कहा था? तो शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि जो है मुक्तिबोध जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है। उपयुक्त कथन किसका है? बताइए आप लोग, यह कथन किसका है? केदारनाथ सिंह का है, या फिर गिरिजा कुमार माथुर का है, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, या फिर विजय देव नारायण शाही का है? तो नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? बताइए आप लोग, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास जो है किससे माना गया है? सौरसेनी अपभ्रंश से, या फिर मागधी अपभ्रंश से, या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से, या फिर नागर अपभ्रंश से? तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत माना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है विदेशी भाषा का शब्द नहीं है? औरत नहीं है, या फिर कमीज नहीं है, या फिर गमला नहीं है, या फिर बूंद नहीं है? तो औरत, कमीज और गमला जो है विदेशी भाषा के शब्द हैं, जबकि बूंद जो है विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है? संस्कृत का नहीं है, पाली का नहीं है, प्राकृत का नहीं है, या फिर अपभ्रंश का नहीं है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध जो है मध्यकालीन आर्य भाषाओं से नहीं है? तो वह है संस्कृत का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिल को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना है? हरनले ने, या फिर सुनीत कुमार चटर्जी ने, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है
भारवी की है, शिशुपाल वध है, या फिर कुमार संभवम है, या फिर किरातार्जुनीयम है, या फिर नैषधि चरितम है। तो भारवी कवि की जो रचना है वह है किरातार्जुनीयम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारवी ने केवल एक ही रचना लिखा था, वह था किरातार्जुनीयम, जिसमें जो है 18 सर्ग हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। माघ की लिखी हुई रचना कौन सी है? बताइए आप लोग, माघ की लिखी हुई कितनी रचनाएं हैं? 4 हैं, 2 हैं, या फिर 3 हैं, या फिर 1 है? तो माघ कवि ने केवल एक रचना लिखा हुआ है, वह है शिशुपाल वधम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। पांचाली प्रबंध किस प्रगतिवादी कवि की रचना है? बताइए आप लोग, पांचाली प्रबंध जो है किस प्रगतिवादी कवि की रचना है? रामविलास शर्मा की है, या फिर रंगे राघव की है, या फिर नंदुलारे वाजपेयी की है, या फिर शिवमंगल सिंह सुमन की है? तो पांचाली प्रबंध जो है रांगे राघव की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की है? बताइए आप लोग, रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या जो है किसने किया है? क्षेमेंद्र ने किया है, भट्टनायक ने किया है, या फिर भट्टशंकुक ने किया है, या फिर अभिनव गुप्त ने किया है? तो रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या जो है अभिनव गुप्त जी ने किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, इसलिए ऑप्शन आप सभी से विदा चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।